आज हम लोग बात करने वाले हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। अब देखिए इतना तो क्लियर है ना, लिवर का क्या होने वाला है, इन्फ्लेमेशन होने वाला है, करेक्ट। और जब हम लिवर का इन्फ्लेमेशन कहते हैं मतलब किसका इन्फ्लेमेशन होने वाला है, लिवर पैरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कॉज क्या है, वायरल। तो वायरल कॉजेज़ की वजह से अगर लिवर पैरेन्काइमा होता है या वायरल कॉजेज़ की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होता है लिवर में, तो उसे हम वायरल हेपेटाइटिस कह देते हैं। अब देखिए जब भी वायरल हेपेटाइटिस की बात की जाएगी ना, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक वायरस है जिनके बारे में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और हम उन्हीं की बात भी करेंगे। आप सबने सुना होगा हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में, फिर हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, है ना, बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस, सेम इसी तरह से हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। एक्चुअल में ये 5 वायरस होते हैं जो मेनली वायरल हेपेटाइटिस कराते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्हें वायरल हेपेटाइटिस का एमसीक्यू पूछना होता है तो वो इन्हीं हेपेटाइटिस में से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेते हैं, है ना। तो हम शुरुआत भी इन्हीं से करते हैं, सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन के साथ, और इन्हीं 5 को हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बेसिस पे समझेंगे, है ना। तो देखिए जरा, हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फीचर का मैं एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फीचर्स, जिन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए, या हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस, इसी तरह से हेपेटाइटिस डी वायरस और लास्टली हेपेटाइटिस ई वायरस। तो 5 वायरस को हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कंपेयर करने वाले हैं, है ना। और ये कंपैरिजन वाला टेबल जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपना प्रेजेंटेशन तुरंत दिखा दे, हमेशा उसको कुछ स्पेसिफिक समय लगता है जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है यह लगभग 15 से 45 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड दिखाता है, 15 से 45 दिन। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये देखा जाए तो लगभग हेपेटाइटिस डी के बराबर दिखाता है, मतलब 30 to 180 डेज। अब जैसे मैंने यहाँ 30 to 180 डेज लिखा, सेम 30 to 180 में हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए भी लिखूँगा। सो बी वायरस और डी वायरस 30 दिनों से लेकर 180 दिनों तक का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो शो करते हैं। अगर हेपेटाइटिस सी की बात करूँ मैं, सो ये दिखाता है 15 से 160 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड, 15 to 160 डेज, है ना, डेज की बात कर रहे हैं हम। और लास्ट में हेपेटाइटिस वो ई वायरस दिखाता है 14 से 60। अब ये सब क्या है, ये डेज, दिन है। तो पॉसिबिलिटी है कि 15वें दिन ही सिम्टम आ जाए ए वायरस में, या फिर 45वें दिन सिम्टम आए। सो एक गलत फहमी क्या होती है, पेट खराब हो गया, हेपेटाइटिस ए वायरस का प्रेजेंटेशन आ गया, बोलते हैं अरे बोले 2 दिन पहले वो खाना खाया इसलिए हो गया, जबकि प्रॉब्लम तो 15 दिन पहले हुई थी। मिनिमम 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए, उसके बाद यहाँ पर दिनों की बढ़ोतरी होती गई है। अगर हम स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात करें कि ये जो हेपेटाइटिस वायरस है ये इन्वॉल्वमेंट किस एज ग्रुप में दिखाते हैं, सो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये मेनली चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व करता है, इसलिए बच्चों में पीलिया या जॉन्डिस इजीली देखने को मिलता है। लेकिन चिल्ड्रंस के बाद ये यंग एडल्ट्स में भी अपना प्रेजेंटेशन दिखाता है यूजुअली। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को और यंग एडल्ट्स को इन्वॉल्व करेगा, किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन मेनली चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स। हेपेटाइटिस बी वायरस ज़्यादातर नोटिस किया जाता है यंग एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। सेम हेपेटाइटिस सी के साथ है, किसी भी एज को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन
एडल्ट एज ग्रुप में ये भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। डी वायरस कोई स्पेसिफिक नहीं है, एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, और ई वायरस भी यंग एडल्ट्स। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सो बी, सी और ई ये तीनों यंग एडल्ट्स में ज़्यादा हो रहे हैं, ए बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, और डी को तो किसी भी स्पेसिफिक एज के लिए नहीं बोला गया है, कोई भी एज ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो ये तो इंक्यूबेशन पीरियड और स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे मेनली ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, कैसे फैल सकता है। तो पहला जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस, ये मेनली आपको ध्यान रखना फीको ओरल रूट से फैलते हैं, ठीक है। फीको ओरल रूट मतलब कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैल जाएंगे ये। तो फीकल ओरल रूट कहाँ मिलता है? ए में मिलता है और ई में मिलता है। फीकल ओरल रूट ध्यान रखेंगे, इसका मतलब हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस जो है ये इन्फेक्टेड वाटर और फूड से कहीं ना कहीं कंटामिनेशन दिखा सकते हैं। क्लियर? फिर ये तो ए और ई की बात हो गई। अब बी, सी और डी ये मेनली इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं परक्यूटेनियस का भी। तो यहाँ पर मैंने लिखा परक्यूटेनियस मतलब इंजेक्शंस के थ्रू, समझ रहे हैं आप? इंजेक्शंस के थ्रू जो है परक्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट बी, सी और डी तीनों दिखा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस यही तीनों पेरीनेटल इन्वॉल्वमेंट भी दिखा सकते हैं। पेरीनेटल मतलब आप समझ रहे हैं, जन्म के दौरान, मदर टू बेबी में जाने वाला। लेकिन मान लो तीनों ऑप्शन दे दिए कि पेरीनेटल ट्रांसमिशन किस में मिलता है, तो मेनली आप चूज करेंगे हेपेटाइटिस बी को, अगर इन तीनों को ही ऑप्शन में दे दिया तो, ठीक है। तो ज़्यादा तवज्जो किसको देंगे हम? हेपेटाइटिस बी वायरस को देंगे। प्लस सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो मेनली 4 के लिए जिम्मेदार होता है। हेपेटाइटिस ए भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, यूजुअली, है ना। अगर ओरल सेक्स यूज़ किया जा रहा है तो हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड हो सकता है, वरना मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है एंड डी होता है। ये 4 जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी फैल सकते हैं, लेकिन इनमें भी मान लो आपको चारों ऑप्शन दे दिए, क्या चूज़ करेंगे? तो प्रायोरिटी पर हेपेटाइटिस बी, इसके बाद चूज़ करना है तो हेपेटाइटिस डी, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में भी अगर देखना है तो, ठीक है। अब हम कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फाइंडिंग्स या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करने वाले हैं। ये तो हमने ट्रांसमिशन की बात करी है, कुछ क्लिनिकल बेसिस पे बात कर लेते हैं। देखिए, तो कुछ पॉइंट है, जैसे मान के चलिए सिवियरिटी। अगर हम सिवियरिटी को देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सिवियर कौन होता है, तो आपको लगेगा बी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीवियर होता है हेपेटाइटिस डी वायरस। डी वायरस जो है ये 5 से 20% में अच्छी खासी सीवियरिटी दिखा सकता है। इवन फल्मिनेंट होता है, ये जानलेवा साबित हो सकता है ये 5 से 20% केसेस में। लेकिन इसकी खासियत होती है ये तब ज़्यादा घातक होता है जब ये बी के साथ सुपर इम्पोज फॉर्म में मिले, मतलब पहले बी हुआ हो फिर डी हो चुका हो, ठीक है। सो 5 से 20% मॉर्टेलिटी में सीवियरिटी के साथ फल्मिनेंट भी लिख रहा हूँ, फल्मिनेंट जानलेवा, ठीक है, घातक। तो 5 से 20% फल्मिनेंसी के चांसेस होते हैं डी में। इसके बाद ई में, करेक्ट, ई में 1 से 2% चांसेस होते हैं, लेकिन ये मेनली हम देखते हैं प्रेग्नेंट फीमेल में। प्रेग्नेंट फीमेल में जानलेवा साबित हो सकता है हेपेटाइटिस ई वायरस। ए की बात करें तो ओनली 0.1%, ओनली 0.1%, बी 0.1 से 1%। बी वैसे खतरनाक होता है बट बहुत जानलेवा नहीं होता है, और सी भी 0.1%। तो ए, बी और सी फल्मिनेंसी ज़्यादा नहीं दिखाएंगे,
लेकिन डी सबसे ज़्यादा फुलमिनेंट होगा, उसके बाद ई होगा खासकर प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। क्लियर, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीवियरिटी पूछी जाए तो बी एंड डी ये दोनों सीवियरिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाते हैं, है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉनिसिटी के ऊपर कि कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो बहुत लंबा क्रॉनिसिटी दिखा सकता है। ठीक है, तो क्रॉनिसिटी जो है वो मेनली बी, सी और डी में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी में क्रॉनिसिटी देखने को मिल सकती है, सी में मिल सकती है और डी में मिल सकती है। अब तीनों में से एक चूज़ करना है आपको कि सबसे ज़्यादा क्रॉनिसिटी कौन दिखाता है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चला जाए, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्रॉनिसिटी के लिए आप किसको चूज़ करेंगे, हेपेटाइटिस सी को चूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रॉनिसिटी दिखाएंगे। कैरियर स्टेज की बात करते हैं। कैरियर है ना, कौन सा वायरस जो है एज ए कैरियर स्टेट की तरह काम करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा बी। 1 से 30% केसेस में जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वहाँ पर आपको कैरियर का प्रेजेंटेशन मिलेगा, मतलब वो पर्सन दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट जो है वो कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सी वायरस जो है वो लगभग 1.5 से लेकर 3.2% केसेस में क्रॉनिसिटी दिखा सकता है, मतलब कैरियर स्टेज दिखा सकता है। बाकी जगह पर मतलब ए के साथ, डी के साथ या ई के साथ ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ दिखने नहीं वाला। तो सबसे ज़्यादा अगर कैरियर स्टेज आपको चूज़ करना है कौन दिखाता है, तो बी दिखाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर कई बार पूछ लिया जाता है वो कौन सा वायरल हेपेटाइटिस है जिसके साथ आपको कैंसर का एसोसिएशन देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी बी एंड सी ये दोनों ऐसे हैं जो कैंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लिवर कैंसर बी और सी दोनों में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर अगर हम क्लिनिकल प्रोग्नोसिस की बात करें कि वो कौन सा टाइप है जो कहीं ना कहीं प्रोग्नोसिस अच्छा दिखाएगा, मतलब यहाँ पर रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सबसे अच्छा रिकवरी का चांस होता है हेपेटाइटिस ए में, एक्सीलेंट। मतलब अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो हेपेटाइटिस ए जो है वो बहुत ही जल्दी ठीक होगा, बहुत ही जल्दी। हेपेटाइटिस बी भी ठीक हो सकता है, लेकिन एज के साथ ये एग्रावेट होता है, वर्स विथ एज। अगर एज ज़्यादा है और बी वायरस का इन्फेक्शन है तो वहाँ पर प्रोग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है, प्रोग्नोसिस होगा बट ठीक ठाक चलता रहेगा। हेपेटाइटिस डी वायरस दो कंडीशन दिखाता है। अगर ये एक्यूट फॉर्म में हुआ है, अगर वो एक्यूट फॉर्म में हुआ है तो प्रोग्नोसिस अच्छा है, लेकिन अगर वो क्रॉनिसिटी में चला गया गलती से तो प्रोग्नोसिस पुअर है। और हेपेटाइटिस ई वाला भी गुड है प्रोग्नोसिस, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल के केसेस में नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना प्रोग्नोसिस के लिए। फिर बात करें हम प्रोफाइलेक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछ लेते हैं कि वो कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जिसके अगेंस्ट में अभी तक वैक्सीन बना ही नहीं, और वो होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन अभी तक बना ही नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जबकि ए के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी का वैक्सीन मिल जाता है। ठीक है, बी के लिए HBIG करके एक रिकम्बाइंड वैक्सीन मिलता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं उसको, लेकिन सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं मिलता है। डी इतना सीवियर होता नहीं है, लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, और ई भी अभी तक क्लियर नहीं है, अननोन है। बट पूछा जाए ना किसका नहीं बनता है तो सी का तो वैक्सीन बना ही नहीं है अभी तक, है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंपैरिजन्स है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको मैं सीधे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहा हूँ हेपेटाइटिस के बारे में जो यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि ट्रांसफ्यूजन यदि हो रहा है किसी पर्सन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
तो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस सबसे कॉमनली कौन सा है? ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ईजिली हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस सी वायरस, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सबसे कॉमनली हो सकता है। हमको लगता है बी है, लेकिन मोस्ट कॉमन वायरस कौन सा हो गया ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड? सी है, ध्यान रखेंगे। फिर कमाल की चीज़, हेपेटाइटिस सी वायरस ही है जिसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं है। ठीक है, किसके लिए नहीं है? हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाए मैलिग्नेंट पोटेंशियल किस में है, मैलिग्नेंट पोटेंशियल मतलब जान लेने की क्षमता, तो यहाँ भी पहला नंबर हेपेटाइटिस सी वायरस का ही आता है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस का आता है। तो खतरनाक कौन सा हो गया? सी हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर क्रॉनिसिटी वाला था तो मैंने अभी आपको बताया था क्रॉनिसिटी बी एंड सी दोनों दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा प्रायोरिटी हम हेपेटाइटिस सी को दे रहे थे। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। ठीक, अगर कई बार पूछ लिया जाए पेरिनेटल ट्रांसमिशन के लिए सबसे कॉमन कौन है? पेरिनेटल मतलब मदर बेबी ओ मदर टू बेबी। तो पेरिनेटल में जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस है ना। मदर टू बेबी सबसे कॉमनली जा सकता है ये। ठीक, बाकी पर एंट्रल रूट्स है ना, टू दी पॉइंट्स बता रहा हूँ। पर एंट्रल रूट्स मतलब जीआईटी के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कौन कौन जा सकता था ब्लड रूट के थ्रू? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या कहते हैं उसे? पर एंटेरल, पर एंटेरल रूट। तो कौन कौन थे? बी, सी एंड डी है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलेंगे ये तीनों, ध्यान रखना है आपको। जबकि नॉन पेरेंट्रल कौन हुए फिर? ए एंड ई, ये फीको ओरल रूट के थ्रू फैल रहे थे ना, इसलिए इन्हें नॉन पेरेंट्रल रूट के थ्रू फैलने वाले भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, क्रॉनिसिटी के लिए सी मैंने बता ही दिया सबसे कॉमनली होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर कभी आपसे पूछे कि एक प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, प्रेगनेंसी में मोस्ट फल्मिनेंट वायरस कौन सा होगा, मतलब प्रेगनेंसी के केस में सबसे ज़्यादा जानलेवा, तो आप हेपेटाइटिस ई वायरस को चूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी में जो सबसे डेंजरस होता है वो हेपेटाइटिस ई वायरस होता है, जान ले सकता है मदर की सीधे सीधे। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक हेपेटाइटिस, एपिडेमिक हेपेटाइटिस, एपिडेमिक हेपेटाइटिस मतलब पूरे लोकेलिटी में सबको इन्वॉल्व कर दे, अच्छी खासी मेजॉरिटी को इन्वॉल्व करे, वो भी हेपेटाइटिस ई वायरस है, एपिडेमिक। ठीक है, अच्छी खासी मेजॉरिटी को इन्वॉल्व कर रहा है। अगर आपसे वो ये पूछ लेता कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोरेडिक हेपेटाइटिस, मतलब अलग अलग जगह पर है ना, स्पोरेडिक एरिया में तो हम अलग अलग जगह को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो स्पोरेडिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एडल्ट्स में। क्या कहा मैंने? स्पोरेडिक इन्वॉल्वमेंट्स एडल्ट्स में, तो भी हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस ई वायरस एपिडेमिक में भी है हर एज ग्रुप के लिए, और स्पोरेडिक के लिए भी मोस्ट कॉमन कॉज है, लेकिन एडल्ट एज ग्रुप के लिए। अगर वो आपसे इस तरीके से पूछ लेता कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोरेडिक हेपेटाइटिस, अलग अलग जगह पर हो रहा है लेकिन बच्चों में, चिल्ड्रंस के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए वायरस। अब ये जो 10 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगल लाइनर के तौर पे पूछ लिया जाता है हेपेटाइटिस से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए।